गन कहते हुए वीटो ने अपनी काली रिवॉल्वर से गोली चलाई। पास ही 3 पैसिफिस्टा एक साथ खड़े थे, अपनी हथेलियों या मुंह से लगातार लेजर दाग रहे थे। वे जहां भी हमला करते, विस्फोट और लपटें उठतीं। बिगमा पायरेट्स के साथ युद्ध अचानक चरम पर पहुंच गया था। ड्रैगन हंटर पायरेट्स की तरफ से कुछ अपने विरोधियों को हरा रहे थे, जबकि कुछ दबे हुए थे। कुल मिलाकर यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि किस पक्ष को बढ़त हासिल थी। इस समय ईशान पहले ही कटाकुरी के सामने पहुंच चुका था। कटाकुरी के पास बैठा मोंडोर ईशान को अपनी किताबों की दुनिया में खींचने के लिए एक नई बुलाई गई किताब खोलने ही वाला था। तभी ईशान ने अपनी तलवार तान दी और एक काली सी डिस्क एक अजीब सी दिशा में उड़ती हुई सीधे किताब से टकराई। अगले ही पल मोंडोर की किताब से कांच के टूटने जैसी आवाज निकली, अनगिनत टुकड़ों में टूटकर गायब हो गई। उसकी किताब, जो मूलतः एक अंतरिक्ष थी, ईशान के स्थानिक काले कणों से टकरा गई। मोंडोर को अपनी इस क्षमता का तुरंत ही नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ा और वह मुंह भर खून थूककर पीछे की ओर गिर पड़ा। ईशान ने अपना पैर उठाया और घायल मोंडोर को लात मारकर दूर फेंक दिया, फिर कटाकुरी के सामने खड़ा हो गया। कटाकुरी के नीचे से बहते खून ने ईशान के जूतों को लाल कर दिया था। दो मुंह खून खांसते हुए कटाकुरी जमीन पर लेट गया और ईशान की ओर देखने लगा। वह पहले से ही जानता था कि ईशान क्या करने वाला है, इसलिए उसने नाराज होकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम सब तुम्हारे द्वारा बेवकूफ बनाए जाएंगे। तुम्हें मौका देते हुए बिगमा पायरेट्स को पार करके ऊपर उठने का। ईशान ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम गलत हो। जैसे ही तुम्हारे बिगमा पायरेट्स ने मुझ पर नजरें गड़ाई, मौका हाथ लग गया। सही है। कटाकुरी ने कमजोर मुस्कान दी। मां को तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए था। निमंत्रण एक शिनिगामी लेकर आया था। अपनी बात खत्म करते हुए कटकुरी ने अपनी नजर ईशान से हटाकर आसमान की ओर घुमाई। ये ठीक है। मेरे भाई बहन मुझे हमेशा से धरती को देखने वाला कहते थे, लेकिन अब मेरे पास भी आसमान देखने का एक दिन है। ईशान चुप रहा। शोरगुल भरे युद्ध क्षेत्र में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसके और कटकुरी के आसपास के इलाके में ही शांति का एक पल था। मेरी एक विनती है। क्या मैं? कटकुरी बिना हिले डुले आसमान की ओर देखता रहा। बोलो, ईशान ने सिर हिलाया। लेकिन अगर बात अपने भाई बहनों को बचाने की है तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, ऐसा नहीं है। कटाकुरी ने जवाब दिया। समुद्री डाकू होने के नाते हम सब अंततः किसी दुश्मन के हाथों मारे जाएंगे। मुझे इस पर कभी शक नहीं हुआ। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एक ही वार से इसे खत्म कर दो। इस तरह खून बहना तकलीफदेह होता है। ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। उसने अपने दाहिने हाथ में विशाल काले पंखों वाला दानव उठाया और एक ही झटके में उसे कटकुरी के हृदय में भोंक दिया। कटकुरी का शरीर पूरी तरह से शांत होने से पहले कांप उठा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस प्रकार 1 अरब जामुन के इनाम वाला यह आदमी बिगमा पायरेट का स्तंभ अंततः ढह गया। ईशान ने कटकुरी के शरीर पर एक और नजर डाले बिना मुंह मोड़ लिया और युद्ध के मैदान में वापस चला गया। लहराते ब्लेड, चीखें, खून। इसका नैतिकता या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं था। यह तो बस समुद्री लुटेरों के बीच कत्लेआम था। कटकुरी की मौत और ड्रैगन हंटर पायरेट्स के शीर्ष योद्धा ईशान के आजाद होने के साथ बिगमा पायरेट का भाग्य स्पष्ट हो गया था। इस नरसंहार को फिलहाल एक तरफ रखते हुए
आइए अपनी नजर स्काई आइलैंड पर डालें। होल केक द्वीप के ऊपर मंडराते हुए बैलून टर्मिनल स्काई द्वीप के किनारे पर एक आकृति खड़ी थी। यह ट्राफल्गर लक्ष्य था। कमर पर लटकी नोडाची के साथ उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। एक हाथ में दूरबीन लिए वह द्वीप के किनारे से नीचे देख रहा था और दूसरे हाथ में बेबी डेन डेन मुशी में लगातार बोल रहा था। इससे पहले जब ड्रैगन हंटर पायरेट्स ने होल केक आइलैंड पर अपना एयर ड्रॉप किया था तो लक्ष्य भी शामिल होना चाहता था। हालांकि वरुआ ने मदद की जरूरत का बहाना बनाकर उसे रोक रखा था। उरुगे भी पीछे छूट गए। उन्हें हैरानी हुई जब वरुआ ने उनसे स्काई थंडर तोप के अंशांकन में मदद मांगी। यही वजह थी कि लक्ष्य का चेहरा कड़वा हो गया था। क्या कोई और ऐसा नहीं कर सकता था? उसे और उरूज को क्यों छोड़ दिया? वह बिग मा पायरेट्स के खिलाफ भी लड़ाई करना चाहता था। निराश होने के बावजूद लक्ष्य ने वरुआ के निर्देशों का पालन किया। द्वीप के किनारे पर खड़े होकर उसने वरुआ को स्काई थंडर तोप को कैलिब्रेट करने में मदद करने के लिए दृष्टिगत रूप से लक्ष्य ढूंढे। जहां तक उरूज का प्रश्न है तो वह और भी अधिक असंतुष्ट था, क्योंकि उसे भारी काम करने के लिए छोड़ दिया गया था। उसे वरुआ को विशाल और भारी थंडर तोप को थोड़ा थोड़ा करके ले जाने में मदद करनी थी। प्रायोगिक स्काई थंडर तोप को स्काई आइलैंड के ठीक नीचे स्थापित किया गया था, जो 15 मीटर तक फैली हुई थी और बादलों को भेदती हुई केवल उसका थूथन ही दिखाई दे रहा था। तोप का कोण स्वाभाविक रूप से नीचे समुद्र की ओर सीधा था। हालांकि थूथन के कोण को समायोजित किया जा सकता था, लेकिन इसकी मारक क्षमता बहुत कम थी। बिग मा पायरेट्स की विशाल संख्या को देखते हुए लक्ष्य को तोप की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए उस क्षेत्र को खोजना था जहां उनकी सेनाएं सबसे अधिक केंद्रित थीं। चूंकि स्काई थंडर तोप को एक बार फायर करने के लिए कम से कम 30 मिनट लगते थे, इसलिए फायर करने के अवसर सीमित थे। उन्हें सबसे प्रभावशाली लक्ष्यों पर निशाना साधना था। लक्ष्य ने अपनी दूरबीन से नीचे पूरे केक द्वीप का स्कैन किया और वरुआ के निर्देशों के अनुसार बेबी डेन डेन मुशी के जरिए लगातार निर्देशांक रिपोर्ट करता रहा। वरुआ ने लक्ष्य के अपडेट प्राप्त किए, समायोजनों की गणना की और फिर उरुगे से तोप का कोण बदलवाया। लक्ष्य की नज़र से होल केक द्वीप का दृश्य अद्भुत था। द्वीप पर बड़े मां समुद्री डाकुओं की भीड़ थी जो हर तरफ से महल की ओर आ रहे थे। महल में लगातार विस्फोट और चमकदमक हो रही थी, जो भीषण युद्ध का संकेत दे रही थी। लक्ष्य को स्काई थंडर तोप की शक्ति के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसे संदेह था कि यह एक ही बार में इतने सारे दुश्मनों को खत्म कर सकती है। हालांकि जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें अचानक दूरबीन से एक विशाल आकृति दिखाई दी। ये तो बड़ी मां है। लक्ष्य ने स्पष्ट दृश्य के लिए दूरबीन का फोकस जल्दी से समायोजित किया और पुष्टि की कि वह गलत नहीं था। उस समय बड़ी मां पेरोस्पेरो को अपने कंधे पर बिठाए उसके मार्गदर्शन में बेमतलब घूम रही थीं। उनके चलते हुए लार जमीन पर टपक रही थी, उनकी तेज लार जमीन को खा रही थी और धुएं के गुबार छोड़ रही थी। उसके ऊपर एक गरजता हुआ बादल और एक ज्वाला तैर रही थी, उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। हालांकि पेरोस्पेरो बिग मां को धोखा दे रहा था तथा उन्हें द्वीप के चारों ओर चक्कर लगवा रहा था, लेकिन वह पसीने से लथपथ था तथा उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि जल्दी जल्दी तैयार किया गया शादी का केक कब तैयार होगा। जितनी देर लगेगी उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि बड़ी मां उसे खुद मार डालेंगी। उसे यह नहीं पता था कि उसे और बड़ी मां को लक्ष्य ने पहले ही आसमान से देख लिया था। बिग मां को देखकर लक्ष्य का दिमाग तेजी से घूम गया। उसे एहसास हुआ कि बिग मां और पेरोस्पेरो धीरे धीरे स्काई थंडर कैनन की हमले की सीमा में आ रहे थे।
बिग माँ और पेरोस्पेरो का पता चलने के बाद लक्ष्य ने बेबी डैन डैन मुशी से कहा, उरोगे वरुआ, कुछ बड़ा करने की कोशिश करना चाहते हो? कुछ बड़ा से आपका क्या मतलब है? यह सुनकर वरुआ और उरुगे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। हे, बिल्कुल एक योंको को मार गिराना। लक्ष्य मुस्कुराया। क्या ख्याल है तुम्हें, अगर हम कैप्टन से पहले बिग माँ को मार गिराने में कामयाब हो गए तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे? वरुआ और उरूज चुप हो गए। एक पल बाद डैन डैन मुशी में उरूज की जोरदार हंसी गूंजी। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। अचानक मैं थोड़ा उत्सुक हो गया हूँ। हालांकि वरुआ थोड़ा चिंतित लग रहा था। क्या ये वाकई ठीक है? और क्या हम बड़ी माँ को मार भी सकते हैं? लक्ष्य ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें अपने आविष्कार पर भरोसा नहीं है? यह सुनकर वरुआ ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रखा गया हो और तुरंत चिल्लाया, मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता था? तो ठीक है। लक्ष्य ने अपनी दूरबीन उठाई और नीचे देखना जारी रखा। अब मेरी रिपोर्ट के अनुसार तोप का कोण समायोजित करो। इस प्रकार दो साहसी सुपरनोवा, वरुआ के साथ वैज्ञानिक जो अपने हथियार का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था, ने बिग माँ पर अपनी नजरें गड़ा दीं और एक साथ उन पर गोली चलाने की योजना बनाई। इस बीच नीचे होल केक द्वीप पर पेरोस्पेरो बिग माँ के कंधे पर बैठा उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कटाकुरी और ड्रैगन हंटर पायरेट्स के बीच लड़ाई कैसी चल रही है, लेकिन अभी-अभी किसी कारण से पेरोस्पेरो को अचानक बेचैनी का एहसास हुआ। यह बेचैनी बिग माँ की वजह से नहीं, बल्कि कहीं और से आई थी। पेरोस्पेरो मुड़ा और होल केक द्वीप पर स्थित महल की ओर देखने लगा। उसे पता था कि जरूर कुछ हुआ होगा, शायद उसके किसी भाई बहन ने। धिक्कार है। इस समय पेरोस्पेरो चिंतित और बेचैन था। ईशान और ड्रैगन हंटर पायरेट्स, जो एक बड़ा खतरा था, अभी तक खत्म नहीं हुआ था और अब मामा की हालत ऐसी थी। आज होल केक आइलैंड पर सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। अब उसकी एकमात्र आशा यह थी कि रसोइये जल्दी से शादी का केक बनाना समाप्त कर दें, माँ की लालसा की बीमारी को ठीक कर दें और फिर उसे युद्ध के मैदान में वापस ले आएं। तब तक चाहे वह ईशान हो या कैपोन बेज, उन सभी को अपने जीवन से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तक नहीं पहुंचा। बड़ी माँ की आवाज फिर आई। जोर से उन्होंने सड़क पर खड़ी एक इमारत को मुक्का मारकर गिरा दिया और चिढ़कर बोली, जल्दी करो। मुझे केक चाहिए। मुझे केक खाना है। पेरोस्पेरो बस उसे फिर से शांत करने की कोशिश कर सका, माँ बस आने ही वाला है। हमने जो केक बनाया है वो आगे रखा है। हालांकि शायद इसलिए कि उसने उसे कई बार मनाने की कोशिश की थी, बड़ी माँ को अब उस पर विश्वास नहीं रहा। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और पेरोस्पेरो को उसके कंधे से पकड़ लिया। पेरोस्पेरो को खिलौने की तरह पकड़े हुए बिग माँ उसे अपनी आंखों के सामने ले आईं और दहाड़ते हुए बोली, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। केक कहाँ है? मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, माँ। पेरोस्पेरो घबरा गया और हताश होकर बोला, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, सच में। वहाँ सचमुच केक है। लेकिन बड़ी माँ ने एक न सुनी। उसने अपना मुंह खोला और पेरोस्पेरो को काटने के लिए झपटी, मानो उसे खा जाना चाहती हो। यह देखकर पेरोस्पेरो इतना डर गया कि उसने लगभग अपनी आत्मा खो दी और चिल्लाया, कैंडी क्लोन। बिग माँ असमंजस की स्थिति में थीं, इसलिए उन्होंने पेरोस्पेरो को पकड़ते समय हकी का इस्तेमाल नहीं किया। इससे उसे भागने का मौका मिल गया। पल भर में उसने बिग माँ के हाथ में एक कैंडी सिरप की आकृति छोड़ दी और उसका असली शरीर उनकी पकड़ से छूट गया।
बिग माँ ने पेरोस्पेरो द्वारा बनाई गई कैंडी की आकृति को एक ही घूंट में आधा शरीर काट लिया और उसे अपने मुंह में कुतर दिया। पेरोस्पेरो, जो बाल बाल बच गया था, पसीने से तरबतर था। मौका पाकर वह जल्दी से भागा। वह जानता था कि अब माँ से कुछ भी कहना बेकार है। मीठा कैंडी के आकार का स्वाद चखने के बाद बिग माँ ने उसका स्वाद लिया, लेकिन जल्द ही वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गईं। उन्होंने कैंडी के आकार का बचा हुआ आधा हिस्सा फेंक दिया और आसपास के पेड़ों और इमारतों को तोड़ फोड़ते हुए पेरोस्पेरो का पीछा करते हुए चिल्लाने लगीं, यह स्वाद नहीं है, यह स्वाद नहीं, मुझे केक लाओ। स्काई आइलैंड पर लक्ष्य ने दूरबीन से यह नजारा देखा और उसे यकीन नहीं हुआ। वह सच में अपने ही बेटे को खाना चाहती है। तुम्हारा क्या मतलब है, अपने ही बेटे को खा जाना? डेन डेन मुशी से उरुगे की आवाज आई। उफ, कुछ नहीं, लक्ष्य ने जवाब दिया। क्या तुम तैयार हो? सब तैयार है, उरूज ने उत्तर दिया। तो फिर वरुआ अग्नि जलाओ, लक्ष्य ने आदेश दिया। अगले ही क्षण बैलून टर्मिनल स्काई आइलैंड की निचली बादल परत अचानक एक अतुलनीय तीव्र सफेद रोशनी से प्रकाशित हो गई। पेरोस्पेरो बड़ी माँ द्वारा पीछा किए जाने के कारण बेतहाशा भाग रहा था। डर के मारे वह भागते हुए अनजाने में अपने और बड़ी माँ के बीच की दूरी पर नजर रख रहा था। तभी उसने अचानक आकाश से एक तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी आती देखी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एक और सूरज था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने देखा कि उसके पीछे बड़ी माँ एक विशाल सफेद रोशनी से घिर गई है। जैसे ही उसने यह देखा, उसके पूरे शरीर में तीव्र जलन महसूस हुई और उसका दिमाग एक पल में खाली हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ। कोई जबरदस्त धमाका नहीं हुआ, कोई बहरा कर देने वाली गर्जना नहीं हुई। स्काई थंडर तोप का हमला यूं ही आ पहुंचा था। हालांकि इसे स्काई थंडर तोप कहा जाता था, लेकिन इसमें चाहे जितना भी सुधार किया गया हो, यह थंडर तोप ही थी। चूंकि इसमें ऊर्जा के रूप में थंडरस्टोन का इस्तेमाल होता था, इसलिए इससे दागे गए गोले स्वाभाविक रूप से प्लाज्मा बॉल थे। हालांकि वरुआ द्वारा पहले बनाए गए प्लाज्मा बॉल की तुलना में इस स्काई थंडर तोप से दागे गए प्लाज्मा बॉल का आकार काफी बड़ा था। यह कम से कम 1 मीटर व्यास वाला एक प्लाज्मा बॉल था। चूंकि यह बिजली की गति से उड़ता था, इसलिए फायर करने से लेकर जमीन पर उतरने तक का समय बस एक पल का था। इतनी तेज गति से यह जहां भी निशाना लगाता, वहां निशाना लगाता। और लक्ष्य ने पर्यवेक्षक के रूप में सीधे तौर पर बड़ी माँ को लक्ष्य के रूप में चुना था। जब प्लाज्मा बॉल बिग माँ से टकराई तो वह तुरंत फट गई। तेज सफेद रोशनी फैली, जिसने लगभग पूरे केक द्वीप को रोशन कर दिया और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। हालांकि यह सब कुछ ही पल भर के लिए था, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक थे। प्लाज्मा शेल से निकलने वाले उच्च तापमान की तो बात ही छोड़िए, अनगिनत अल्ट्रा हाई वोल्टेज बिजली की चिंगारियां जो तुरंत चारों दिशाओं में फैल गईं और एक विद्युतीय उछाल की घटना बन गई, भयावह थीं। कोई भी नहीं जानता था कि यह प्लाज्मा बॉल कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन अनुमान लगाया गया था कि यह सबाउडी द्वीपसमूह पर ईशान द्वारा छोड़े गए अंतिम वज्र की वोल्टेज से भी अधिक थी। दूसरे शब्दों में, यह 1 अरब वोल्ट से भी अधिक की बिजली का प्रहार था। पेरोस्पेरो बिजली के झटके से प्रभावित हुआ। उसके शरीर में प्रवाहित तीव्र धारा के कारण वह 1 सेकंड से भी कम समय में जमीन पर गिर पड़ा। गिरने के बाद पेरोस्पेरो का पूरा शरीर झुलसकर काला पड़ गया। उससे न सिर्फ धुआं निकल रहा था, बल्कि भुने हुए मांस की भी गंध आ रही थी। हालांकि बिग माँ की तरह पेरोस्पेरो पर सीधा वार नहीं हुआ था,
फिर भी इस थंडर कैनन के हमले में उसकी मौत हो गई। इस समय तो शायद उसका दिमाग भी जल गया होगा। सिर्फ वही नहीं था, बिजली का झटका बाहर की ओर फैलता गया। 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ, चाहे पेड़ हो या इमारतें, जलकर काला हो गया। मूल रूप से बिग्मा पायरेट्स के अधीनस्थों को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई स्काई थंडर तोप का इस्तेमाल अब बिग्मा और पेरोस्पेरो पर सीधे हमला करने के लिए किया गया था। लक्ष्य स्काई आइलैंड के किनारे पर खड़ा था और अपनी दूरबीन से प्लाज्मा बॉल के विस्फोट की पूरी प्रक्रिया देख रहा था। हालांकि उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी शक्ति उसकी कल्पना से कुछ कम लग रही है। प्रभाव का क्षेत्र छोटा था। वरुआ के मूल अनुमान के अनुसार इस शॉट से पूरे केक द्वीप का कम से कम आधा हिस्सा नष्ट हो जाना चाहिए था। आखिरकार जब वरुआ ने थंडर तोप बनाई थी तो उसका लक्ष्य प्राचीन हथियार प्लूटोन की तोपों को टक्कर देना था। हालांकि उसने खुद प्लूटोन को नहीं देखा था, थंडर तोप को एक ही वार में एक द्वीप को नष्ट करने के पौराणिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। लक्ष्य सोच ही रहा था कि अचानक नीचे जले हुए गड्ढे से हलचल हुई। तभी लक्ष्य को आश्चर्य हुआ जब बड़ी माँ, जो सीधे प्लाज्मा बॉल की चपेट में आई थीं, धीरे से उठ खड़ी हुई। यह कैसे संभव है? लक्ष्य बहुत हैरान हुआ। उसकी उम्मीद में अगर वे बड़ी माँ को मार भी न पाए तो कम से कम उन्हें गंभीर रूप से घायल तो कर ही सकते थे। लेकिन दूरबीन से देखने पर पूरी तरह जल जाने के अलावा बड़ी माँ को हिलने डुलने में कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी। जब वह खड़ी हुई तो उसके नीचे से बिजली कड़कती हुई एक काली गड़गड़ाहट वाला बादल निकला। वह इंद्र था। लक्ष्य की उम्मीद गलत नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि उसे इंद्र के बारे में पता नहीं था, बड़ी माँ की आत्मा से उत्प्रोत वज्रमेघ जो उसके साथ था। इंद्र हमेशा से बड़ी माँ के पीछे पीछे चलता था, इसलिए जिस क्षण प्लाज्मा बॉल फटा, बड़ी माँ के आसपास की ज्यादातर बिजली इंद्र ने सोख ली। बिजली को अवशोषित करने के बाद इंद्र स्वाभाविक रूप से एक विशाल काले बादल में बदल गए। उनके मानवरूपी चेहरे पर आनंद की भावना झलक रही थी। अभी अभी जो बिजली चमकी वह उसके लिए एक अद्वितीय विनम्रता थी। सहज ही इंद्र ने आकाश द्वीप की ओर देखा और अपने होंठ चाटने लगा। उसने सोचा कि शायद वहां और भी स्वादिष्ट बिजली चमक रही होगी और वह ऊपर की ओर उड़ना चाहता था। हालांकि उसी समय एक हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। इंद्र, तुम कहाँ जा रहे हो? बड़ी माँ अभी भी अपने उग्र रूप में इंद्र को भयंकर रूप से घूर रही थी। पेरोस्पेरो उसके सामने ही मर गया था, फिर भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बल्कि अब जो भी उससे बचकर भागने की कोशिश करेगा उसे नजर लग जाएगी। बड़ी माँ द्वारा पकड़े जाने पर इंद्र ने जल्दी से कहा, माफ करना माँ, मुझे लगा कि वहां कुछ स्वादिष्ट होगा। कुछ स्वादिष्ट? क्या यह केक है? यह सुनते ही बड़ी माँ की लार टपकने लगी और उन्होंने अपना सिर उठाकर आकाश के बादलों को देखा। लक्ष्य ने दूरबीन पकड़ी हुई थी और जब बड़ी माँ ने ऊपर देखा तो स्वाभाविक रूप से उसकी आंखें हैरान हो गईं और वह अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को नहीं रोक सका। यह हो सकता है। अगले ही पल वही हुआ जिसका उसे डर था। विशाल काला बादल अचानक बिग माँ के नीचे से गुजरा, उनके विशाल शरीर को ऊपर उठाया और फिर सीधे स्काई आइलैंड की ओर उड़ गया। धिक्कार है, धिक्कार है। लक्ष्य को अचानक एहसास हुआ, उसके पसीने छूट गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह हमला बिग माँ का ध्यान स्काई आइलैंड की ओर खींच लेगा। स्काई आइलैंड खतरे में था। यदि आपको अध्याय पसंद आया और आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पैट्रियन पेज से जुड़े और 100 और अध्याय खोजें। आज होल केक द्वीप पर एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती रहीं।
इससे पहले ईशान के ब्लैक सेरों ने द्वीप पर एक काली चमक पैदा कर दी थी और अब अप्रत्याशित रूप से एक और चमक। इस बार यह एक सफेद चमक थी। बारी बारी से चमकती काली और सफेद रोशनी न केवल होल केक द्वीप पर रहने वालों ने बल्कि द्वीप के बाहर के लोगों ने भी देखी। हालांकि यह समुद्री क्षेत्र बिग मा समुद्री डाकुओं का क्षेत्र था, फिर भी यह अन्य समुद्री डाकुओं से भी अछूता नहीं था। द्वीपों के बीच आने जाने वाले व्यापारी जहाज, गलती से घुसपैठ करने वाले समुद्री डाकू जहाज और बिग मा के शासन में रहने वाले आम लोग, सभी ने इन चमकों को देखा। लोग बेचैन थे और अटकलों में डूबे हुए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि होल केक द्वीप पर क्या हो रहा है। जिस समय एयरबेस्ट थंडर कैनन की चमक फूटी, बिग मा पायरेट्स से जूझ रहे ड्रैगन हंटर पायरेट्स और फायर टैंक पायरेट्स ने भी चमक देखी। कैपोन बेज और उनके दल को पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन ईशान और उनके समूह ने तुरंत इसे एयरबेस्ट थंडर कैनन से जोड़ दिया, जिसका जिक्र वरुआ ने पहले किया था। हालांकि ईशान और उसके साथियों को यह अजीब लगा कि वरुआ ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर हमला नहीं किया था, इसके बजाय यह गोली होल केक द्वीप के बाहरी इलाके में लगी थी। वे वास्तव में किस पर हमला कर रहे थे? ठीक इसी चमक के कारण ईशान और बाकी लोग आकाश द्वीप की ओर देखे बिना नहीं रह सके। उसी क्षण ईशान ने दूर से बड़ी मां को एक मोटे बादल पर सवार होकर आकाश में ऊपर जाते देखा। अच्छा, नहीं, क्या हो रहा है? ईशान चौंक गया। क्या बड़ी मां इस समय खाने की तलब में नहीं थीं? वो जानबूझकर स्काई आइलैंड की तरफ कैसे जा सकती थीं? ईशान ने सोचा कि पेरोस्पेरो बिग मां को स्काई आइलैंड की ओर ले जा रहा है, इसलिए उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्काई आइलैंड मुश्किल में पड़ सकता है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। चूंकि उन्होंने अभी अभी कटाकुरी से जल्दी जल्दी निपटा था और लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने हाथ खाली किए थे, इसलिए बिग मा पायरेट्स की मुख्य लड़ाकू सेनाएं खत्म हो चुकी थीं। ओवन, डाइफुकू और क्रैकर जैसे उपद्रवी अब या तो मर चुके थे या घायल। बिग मा के बचे हुए बच्चे शायद ड्रैगन हंटर पायरेट्स के लिए कोई खास खतरा नहीं थे। इसलिए ईशान ने मगरमच्छ की ओर इशारा किया। मगरमच्छ ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था इसे हम पर छोड़ दो। उसका आश्वासन पाकर ईशान तुरंत सुपर साइन मोड में आ गया और गर्जना के साथ आकाश में उड़ गया। राजा बनाम राजा, बिग मा पायरेट्स की आत्मा स्वयं बिग मा थी और केवल ईशान ही उसे संभाल सकता था। अगर हो सके तो ईशान भी होल केक आइलैंड पर बिग मा के साथ अंतिम युद्ध की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार वह उसका क्षेत्र नहीं था, इसलिए अगर वह लड़ाई में नष्ट भी हो जाता तो भी उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अब चूंकि बिग मा अप्रत्याशित रूप से स्काई आइलैंड की ओर उड़ रही थीं, इसलिए ईशान केवल उनका पीछा कर सकता था। ईशान की गति इंद्र से कहीं ज्यादा तेज थी। हालांकि वह बाद में निकला था, पर वह पहले पहुंच गया और बड़ी मां के आकाश द्वीप पहुंचने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया। अरे इंद्र! अग्नि! ईशान ने बड़ी मां को तुरंत नहीं संभाला, बल्कि एक त्वरित विचार सूझा। उसने अपनी ऊंचाई थोड़ी कम की और नीचे से इंद्र और अग्नि का अभिवादन किया। इंद्र ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की, ईशान की ओर देखते हुए कहा, आह, यह तुम हो। शादी की चाय पार्टी में मचे कोहराम से पहले ईशान ने इंद्र और अग्नि को बिजली और आग खिलाई थी। तो उस पल ईशान मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं हूँ। इंद्र, अग्नि, क्या तुम्हें कुछ स्वादिष्ट चाहिए? बोलते समय ईशान ने अपने बाएं हाथ में बिजली का एक गोला और दाहिने हाथ में काली लपटों का एक गोला लिया और उन्हें उनके सामने प्रदर्शित किया। जी हाँ, शुरू से ही ईशान का इरादा बड़ी मां के दो प्रमुख सहयोगियों को लुभाने का था। इंद्र का व्यक्तित्व एक लोभी बालक का था,
आथ ईशान के हाथ में बिजली देखकर वे तुरंत ललचा गए और खुशी से बोले, मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ। हालांकि अग्नि ज्यादा समझदार थी। हालांकि उसने पहले भी ईशान की लपटों का स्वाद चखा था और जानती थी कि वे स्वादिष्ट हैं, फिर भी उसने खुद को संभाला और ईशान पर चिल्लाया, यह मत सोचो कि तुम हमें लुभा सकते हो। माँ जल्द ही तुम्हें मार डालेगी। बोलते हुए उसने इंद्र पर भी चिल्लाया, इंद्र, यहां से निकल जाओ, मूर्ख मत बनो। अग्नि के शब्दों को सुनकर बड़ी माँ अचानक बोली, इंद्र, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऊपर की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हो? बड़ी माँ की बातें सुनकर इंद्र ने झिझकते हुए कहा, माफ करना माँ, लेकिन मैं कुछ स्वादिष्ट खाना चाहता हूँ। बिग माँ द्वारा आत्माओं का उपयोग करके बनाए गए मानवरूपी जीवों का वास्तव में एक एकीकृत नाम है, होमीज। इन होमीज को भी स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे निचले स्तर में टोटो लैंड में फैले साधारण पेस्ट्री, पौधे और जानवर शामिल हैं। ये निम्नस्तरीय होमीज सबसे बुनियादी आत्मा के टुकड़ों से बने हैं और मानवरूपी होने के अलावा इनमें मूल आत्मा के स्वामी की यादें भी नहीं होती। उच्चस्तरीय होमीज में संभवतः पूर्ण आत्माएं समाहित होती हैं, इसलिए वे मूल मालिक की कुछ यादें बरकरार रखते हैं। जहां तक उच्चतम स्तर के होमीज की बात है, वे इंद्र, अग्नि और नेपोलियन हैं। इन तीनों होमीज की रचना वास्तव में बिग माँ की अपनी आत्मा से हुई थी। हालांकि इंद्र और अन्य दो होमी बिग माँ की आत्मा से बने थे, लेकिन आमतौर पर उनका अपना व्यक्तित्व होता है और वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। नेपोलियन और अग्नि ठीक हैं, उनके व्यक्तित्व ज्यादा परिपक्व हैं, इसलिए वे बड़ी माँ की बात मानते हैं और उनके प्रति बहुत वफादार हैं। लेकिन इंद्र का व्यक्तित्व एक बच्चे जैसा है। ईशान की बिजली का स्वाद पहले चखने के बाद उसे तुरंत ही वह पसंद आ गई। यद्यपि ईशान द्वारा उत्पन्न बिजली की तुलना नैना द्वारा क्लाइमाटैक्ट से उत्पन्न गरजते बादलों से नहीं की जा सकती है। आखिरकार इंद्र एक गरजता बादल है, बिजली नहीं, फिर भी वह संभवतः क्लाइमाटैक्ट द्वारा निर्मित गरजते बादलों को पसंद करेगा। हालांकि उसमें निहित बिजली की शक्ति एक ही है, और चूंकि नैना यहाँ कोई विकल्प देने के लिए मौजूद नहीं है, चाहे वह पहले थंडर तोप से दागे गए प्लाज्मा बॉल हो या अब ईशान के हाथों में मौजूद बिजली के बॉल, इंद्र को काफी लुभा रहे हैं। ईशान ने पहले जो जाल बिछाया था उसका असर हुआ। ईशान द्वारा उत्पन्न बिजली के बॉलों का सामना करते हुए इंद्र अवचेतन रूप से ईशान के प्रति अपने शत्रुतापूर्ण रुख को भूल गए और केवल खाने के बारे में सोचने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी माँ की उड़ने की क्षमता पूरी तरह से इंद्र पर निर्भर करती है। अवसर देखकर ईशान ने तुरंत अपने हाथ में लिया हुआ बिजली का गोला इंद्र की ओर फेंक दिया। बिजली के गोले को उड़ते देख इंद्र को किसी और चीज की परवाह नहीं रही और उन्होंने तुरंत उसे काट लिया और एक ही घूंट में निगल लिया। ईशान हवा में थोड़ा पीछे हटा और एक और बिजली का गोला फेंका। इंद्र, जो पहले से ही इस स्वादिष्ट प्रलोभन में था, ने बिना सोचे समझे बड़ी माँ को गोद में उठाकर बिजली का पीछा किया और उसे फिर से निगल लिया। और इस प्रकार इस विधि का उपयोग करके ईशान धीरे धीरे इंद्र को लुभाने में कामयाब रहा, जिससे वह आकाश द्वीप से उड़ गया। हाँ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ईशान को संतुष्टि का एहसास हुआ। अगर वह इंद्र को फुसलाकर बड़ी माँ को होल केक द्वीप के आसपास से यहाँ तक कि समुद्र पार से भी दूर ले जाने में कामयाब हो जाता, तो मुश्किल घड़ी में वह इंद्र को बड़ी माँ के नीचे से हटाकर उनके पैरों तले से जमीन खींच लेता। फिर बड़ी माँ, जो उड़ नहीं सकती थीं, सीधे समुद्र में कूद पड़ती। एक बार जब कोई डेविल फ्रूट वाला समुद्र में गिर जाता है, तो यह एक विधवा के अपने बेटे को खोने जैसा होता है, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उस कार्तिक के उलट, जिसके पास फिशमैन का खून है और जो पानी के अंदर सांस ले सकता है,
अगर बिग माँ समुद्र में गिर जाए तो ईशान बिना किसी मेहनत के इस सम्राट को निपटा सकता है। ईशान ने पेरोस्पेरो को नहीं देखा था और उसे अंदाजा था कि शायद उसे पहले हुए एयरबेस्ट थंडर कैनन हमले में मार गिराया गया होगा। पेरोस्पेरो के बिना अगर बिग माँ समुद्र में गिर जाती तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। इस लिहाज से वरुआ और लक्ष्य ने अच्छा काम किया। अग्निदेव पहले ही ईशान के दुर्भावनापूर्ण इरादों को भांप चुके थे और बेहद चिंतित होकर इंद्र को जगाने के लिए उनके पास चिल्लाने लगे। हालांकि स्वादिष्ट भोजन के मोह में लीन इंद्र उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे थे। इसे ही आप शरारती बच्चा कहते हैं, एक लापरवाही, और वह अपनी माँ के लिए मुसीबत बन जाता है। जहाँ तक बड़ी माँ का प्रश्न है, वह अब भी सोचती थी कि आकाश द्वीप पर स्वादिष्ट भोजन है और वह ऊपर उसे गौर से देखती रहती थी। इंद्र को रोकने में असमर्थ अग्नि को दूसरा ही उपाय सूझा। उनका शरीर अचानक फूलकर एक विशाल अग्निपिंड में बदल गया। फिर टिमटिमाती लपटें छोड़ते हुए वे तीव्र गति से ईशान की ओर झपटे। ऐसा हमला आरव के अग्नि मुक्कों से बिल्कुल मेल खा सकता था। हालांकि अग्नि के दुर्भाग्य से ईशान भी आग से खेलने में माहिर था। आक्रमणकारी अग्नि का सामना करते हुए ईशान ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और अग्नि के चेहरे पर दबा दिया। यह एक अजीबोगरीब स्थिति थी। इंद्र और अग्नि के अस्तित्व के कारण अगर सामान्य परिस्थितियों में ईशान बड़ी माँ से लड़ता तो ये दोनों होमी निश्चित रूप से ईशान के लिए बड़ी मुसीबत बन जाते, क्योंकि वे ईशान के बिजली और अग्नि ऊर्जा के हमलों को झेल सकते थे और बड़ी माँ के लिए दो सुरक्षा कवच का काम कर सकते थे। हालांकि इसी तरह बड़ी माँ ईशान पर हमला करने के लिए इंद्र और अग्नि का उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि इन दोनों ऊर्जाओं का भी उस पर कोई आक्रामक प्रभाव नहीं था। यह आपसी संयम की स्थिति थी। धिक्कार है। अग्नि को एहसास हुआ कि ईशान ने उसकी गति को पल भर में ही रोक दिया है। वह स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने अचानक प्रतिक्रिया की और उसका रूप एक बार फिर फैल गया। हम ईशान ने देखा कि उसके हाथ में जो अग्नि थी उसमें आत्मविस्फोट के संकेत दिख रहे थे। अवचेतन रूप से उसने अपने हाथ हटा लिए और खुद को संभाला। धमाका! अगले ही पल अग्नि सचमुच फट पड़ी। हालांकि उसकी ज्वालाओं का ईशान पर कोई बुरा असर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक जबरदस्त हवाई विस्फोट और शॉकवेव पैदा की जिसने ईशान को हवा में ही उड़ा दिया। ईशान अपनी पीछे की ओर उड़ान रोकने से पहले कई बार लड़खड़ाया और इस संक्षिप्त देरी में स्वाभाविक रूप से वह इंद्र के लिए बिजली के गोले बनाना जारी नहीं रख सका। इंद्र भोजन मांगने के लिए ईशान की ओर उड़ना चाहता था, लेकिन तभी बड़ी माँ, जो पहले से ही केक न मिलने से चिड़चिड़ी थीं, ऊपर आकाश द्वीप तक न पहुंच पाने से बेचैन हो उठीं। उन्होंने अचानक इंद्र के शरीर पर पैर रखा और उछलकर आकाश द्वीप की ओर कूद पड़ी, जो ज्यादा दूर नहीं था। वह मुद्रा एक उड़ते हुए मोटे सुअर की तरह थी। यह कल्पना करना वास्तव में कठिन था कि वह कैसे कूदने में कामयाब रही। इस छलांग के साथ बड़ी माँ आकाश द्वीप के नीचे बादलों को चीरती हुई अंदर चली गईं। यह देखकर ईशान के मुंह से खून निकलने वाला था। वह इंद्र को समुद्र पार कराने के बहुत करीब था, लेकिन उसकी योजना बीच में ही नाकाम हो गई। यह स्पष्ट था कि एक बार बिग माँ नीचे बादलों को तोड़कर निकल गईं, तो वह तुरंत स्काई आइलैंड के बादलों में प्रवेश कर जाएंगी और फिर उस पर उतर जाएंगी। एक तेज किक से ईशान ने सामान्य आकार की अग्नि को उड़ा दिया और फिर तेजी से आकाश द्वीप की ओर उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि अब बड़ी माँ से युद्ध अपरिहार्य था। चूंकि वह आकाश द्वीप के किनारे पर खड़ा होकर देख रहा था, इसलिए जब बड़ी माँ और ईशान ऊपर उड़ने लगे तो ट्राफल्गर लक्ष्य ने उन्हें देख लिया। लेकिन जब ईशान और बड़ी माँ आकाश द्वीप के नीचे बादलों की परत में पहुंचे तो लक्ष्य उन्हें बिल्कुल नहीं देख पाया।
सच कहें तो जब लक्ष्य को पता चला कि एयरबोर्न थंडर तोप का बिग मां पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है और इसके बजाय उसने उनका ध्यान स्काई आइलैंड की ओर आकर्षित किया है, जिससे वह ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित हुई, तो वह उस समय बेहद भयभीत हो गया था। वह जानता था कि उसके इसी विचार के कारण आकाश द्वीप पर बड़ी मां का प्रकोप हुआ है। अगर बड़ी मां आकाश द्वीप पर आकर कोई भी अस्वीकार्य विनाश करती तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से उसकी होगी। वह अपनी टीम पर बोझ नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसने सचमुच बिग मां से इतनी ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। एयरबोर्न थंडर कैनन ने पेरोस्पेरो को मार गिराया था, जिस पर 70 करोड़ का इनाम था, फिर भी बिग मां को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह लक्ष्य की समझ से परे था। वह एक राक्षस है। यह शब्द आमतौर पर लोग 4 सम्राटों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। श्वेतदाढ़ी को यही कहा जाता था, कार्तिक को यही कहा जाता था और बड़ी मां को भी यही कहा जाता था। लक्ष्य को यह जरूर पता था और उसने इसके बारे में सुना भी था, लेकिन इससे पहले एक सुपरनोवा और महत्वाकांक्षा से भरे होने के नाते उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि जब बड़ी मां अचानक बादलों की परत के नीचे से उछलकर लक्ष्य के सामने खड़ी हो गई, तो उसे वास्तव में एहसास हुआ कि यह वर्णन कितना सटीक था। आम दिनों में तो बड़ी मां का आभामंडल पहले से ही भयावह होता था, लेकिन अब खाने की लालसा से उपजे उत्पात के बीच वह और भी भयावह लग रही थी। मनचाहा खाना न मिलने से उसका आभामंडल चिड़चिड़ा और हिंसक हो गया था। बड़ी मां की नजरों से लक्ष्य को ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक विशालकाय समुद्री राजा उसे देख रहा हो। एक पल में ही उसके पसीने छूट गए। केक कहाँ है? बड़ी मां कदम दर कदम लक्ष्य की ओर बढ़ी, उनकी तीखी आवाज उससे सवाल कर रही थी। वह लक्ष्य को पहचान नहीं पा रही थीं, उन्हें बस यही पता था कि जो भी मिले उससे यही सवाल पूछूं। लेकिन लक्ष्य तो पहले से ही बड़ी मां के भयानक आभामंडल से इतना भयभीत था कि बोल भी नहीं पा रहा था, तो जवाब कैसे दे? स्वाभाविक रूप से बड़ी मां और भी क्रोधित हो गईं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर लक्ष्य को पकड़ लिया। इस समय यदि लक्ष्य को बड़ी मां के हाथों में पकड़ लिया जाता तो संभवतः उसका जीवनकाल सीधे मां द्वारा छीन लिया जाता, क्योंकि उसके हृदय में पहले से ही बड़ी मां के प्रति भय और आतंक पैदा हो चुका था। हालांकि इस समय लक्ष्य ने अचानक एक आकृति को बड़ी मां के पीछे तेजी से आते देखा। वह तो कप्तान था। न जाने क्यों उसी क्षण लक्ष्य का डर अचानक गायब हो गया। उसमें फिर से साहस लौट आया। डर के मारे उसके शरीर से जो प्राण निकल गए थे वे तुरंत वापस आ गए। बड़ी मां की पकड़ लक्ष्य की आत्मा को पकड़ने में नाकाम रही। ऐसा लगा जैसे पकड़ते ही आत्मा फिसल गई। जैसे ही लक्ष्य बाल बाल बचा, ईशान का रूप दूर से आया और काले आर्मामेंट हकी में लिपटे अपने दाहिने पैर से बिग मां को एक जोरदार लात मारी। एक जोरदार धमाके के साथ लक्ष्य ने देखा कि बड़ी मां का मोटा गाल लात से कुचल गया और फिर उनका विशाल शरीर उड़कर दूर एक प्राचीन इमारत से टकराया। एक जोरदार आवाज हुई और वह इमारत, जो न जाने कितने सालों से सुरक्षित थी, यूं ही ढह गई। ईशान लक्ष्य के सामने उतरा, उसे कुछ आश्चर्य से देखा और फिर पूछा, क्या तुम ठीक हो? जब वह पहले दौड़कर आया था तो उसने बड़ी मां को लक्ष्य पर हमला करते देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बड़ी मां ने लक्ष्य की आत्मा नहीं पकड़ी होगी। मैं ठीक हूं। लक्ष्य ने सिर हिलाया। सिर्फ वही समझ पाया कि उस पल जब उसने ईशान को आते देखा तो उसे अचानक एक अजीब सी राहत का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, जब तक कैप्टन वहां है सब ठीक रहेगा। इसी एहसास की वजह से वह अचानक बड़ी मां के प्रति अपने डर और आतंक को भूल गया।